वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र पेपर 2 के बारे में और जानेंगे कि पेपर 2 में जो चैप्टर 3 है उसके अंतर्गत क्या पढ़ना होता है हमको। साथ ही साथ ये पहल हमारी है कंप्लीट सिलेबस आपकी करवाने की। जैविकीय कारक एवं डार्विन का सिद्धांत जो है चैप्टर 3 के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत ये जैविकीय कारक संबंधित किससे है, तो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित होगा। यानी जैविकीय कारक से किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है, इससे यही क्वेश्चन पूछा था कि जैविकीय कारक से आप क्या समझते हैं। साथ ही साथ जैविकीय कारक से सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जैविकीय कारक से आप क्या समझते हैं, डार्विन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर होंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत आज आपको मिलेंगे। और चैप्टर 3 के अंतर्गत आप आज पढ़ेंगे जैविकीय कारक क्या होते हैं, ठीक। और उसके बाद में डार्विन का क्या सिद्धांत है, यानी उद्भिद विकास का जो सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत है, ठीक। इसी के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं डार्विन के सिद्धांत एवं जैविकीय कारक की सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में। चलिए, अगर आप में से किसी ने हिंदी ले रखा है तो उसकी वीडियोस जो है बी क्रेकर यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रही हैं। उस वीडियो को आप देख करके आसानी से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं अवधारणा की, यानी जैविकीय कारक की अवधारणा की। तो मित्रों, प्राणशास्त्रीय या जैविकीय कारकों से तात्पर्य उन कारकों से होता है जो हमें अपने माता पिता द्वारा वंशानुसंक्रमण से प्राप्त होते हैं, यानी वंशानुसंक्रमण से प्राप्त होते हैं। वंश दर वंश यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमको हस्तांतरित हुए मिलते हैं, ठीक है। जो प्राणशास्त्रीय जैविकीय कारक होते हैं सामाजिक परिवर्तन के। प्राणशास्त्रीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं कि जनसंख्या किस प्रकार की होगी, हमारा स्वास्थ्य कैसे होगा, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता कैसी होगी, हमारी योग्यता कैसी होगी, विवाह की आयु कब निर्धारित की जाएगी, प्रजनन दर कैसी होगी, हमारा कद कैसा होगा, हमारा शारीरिक गठन किस प्रकार से होगा। ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं कैसी क्रियाएं हैं, तो वंशाणु संक्रमण पर आधारित हैं एवं जैविकीय कारकों से प्रभावित होते हैं सारी चीज़ें। किसी समाज के लोगों की जन्म दर एवं मृत्यु दर, औसत आयु आदि पर भी प्राणशास्त्रीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर, यानी जन्म लेने की मतलब जन्म दर किस प्रकार से होगी और मृत्यु दर किस प्रकार से होगी, ठीक। तो जन्म दर एवं मृत्यु दर तथा औसत आयु में परिवर्तन होने पर समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम कि यहाँ पे उदाहरण हमने बताया था क्या, देखें। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि किसी समाज में पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है। मान लिया कि कोई ऐसा समाज है जहाँ पे पुरुष अधिक संख्या में मृत्यु को प्राप्त होने नहीं मर रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे विधवाओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, जब मर्द मरेंगे तो औरतें विधवा होंगी। जब विधवा होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, विधवा विवाह की समस्या बढ़ेगी और स्त्रियों की सामाजिक जो परिस्थिति होगी, सामाजिक स्थिति होगी, यानी सोशल सिचुएशन जो होगी स्त्रियों की, वो क्या होगी, एकदम से दयनीय होगी। साथ ही साथ बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है वो भी प्रभावित होगी, वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। और क्या होगा, समाजीकरण बच्चों का सही तरीके से नहीं हो पाएगा, यानी सोशलाइजेशन उनका नहीं हो पाएगा। क्या होता है समाजीकरण, ये वीडियो आगे आप अध्याय में पढ़ेंगे। अगले मतलब और भी अध्याय हैं, बहुत सारे अध्याय इनमें हैं, तो इनमें से एक अध्याय में आप पढ़ते हैं समाजीकरण क्या होता है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया आपको पता चल जाएगी, ठीक। यानी किस प्रकार से समाजीकरण होता है। आपने शायद इसमें फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर में समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन एक चैप्टर है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो बी एक यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड करके समाजीकरण से रिलेटेड उस वीडियो को आप देख लेंगे, ठीक। बात करते हैं डार्विन के सिद्धांत के इसी परिप्रेक्ष्य में। तो किसी समाज की जनसंख्या संबंधी विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की दशा पैदा करते हैं, इससे स्पष्ट करने के लिए जीववादियों ने प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत क्या है, प्राकृतिक प्रवरण का जो सिद्धांत है मित्रों, इस मान्यता पर आधारित है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी को अपने भौतिक पर्यावरण में अनुकूलन करना पड़ता है।
मतलब कि ये जैसे जैसे समाज में किसी भी चीज़ का परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण का परिवर्तन या फिर किसी भी चीज़ का परिवर्तन हो रहा है, तो अपने आप को उसी तरीके से व्यक्ति को ढाल लेना चाहिए, अथवा उससे बहुत संकट का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लिया जो है गेहूँ के खेत है, मान लिया गेहूँ का खेत है, तो गेहूँ के खेत आप पहले हंसिया से काटते थे, लेकिन अब कंबाइन वगैरह यानी मशीन काटने वाली चल गई हैं, तो लोग अधिकतर कटवाने लगे हैं। अब जो व्यक्ति नहीं कटवाता है उससे, वो क्या कर रहा है, प्रकृति मतलब परिवर्तित नहीं हो रहा, अपने आप को परिवर्तन, अब हंसिया से काट रहा है गेहूँ। तो देखेंगे जो व्यक्ति मशीन से कटवा रहा है वो जल्दी कटवा देगा, अपना जल्दी काम हो जाएगा उसका, जल्दी अनाज घर में आ जाएगा। और जो हाथ से काट रहा है, हो सकता है बारिश आ जाए, उसकी फसल बर्बाद हो जाए। तो अगर परिवर्तन के हिसाब से अपनी प्रकृति को आप चेंज नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप निराशा के शिकार बने। ठीक, तो वही चीज़ बता रहे हैं, ये अनुकूलन करना पड़ता है और करना भी आवश्यक है। इस प्रक्रिया में सफल ना होने वाले व्यक्तियों का प्रकृति विनाश कर देती है। ठीक, प्रकृति विनाश कर देती है, ऐसा एक उदाहरण आप पढ़े होंगे इंटर में शायद, या फिर हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। एक जो है डार्विनवाद और लैमार्कवाद पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिराफ से संबंधित था। बड़ा ही फेमस जो है क्वेश्चन माना जाता है हाई स्कूल का, हमेशा से पूछा जाता है उसमें। ठीक, कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद के विचारों में मतभेद जो था उसको समझाइए। ठीक, तो लैमार्कवाद कहते थे, लैमार्कवाद ने कहा, लैमार्क कहते थे कि जो जिराफ थे उनकी गर्दन जो थी कैसी थी, लैमार्क कहते थे कि जो है अ, लैमार्क ने कहा कि जो है इन्होंने अपनी अगली टांग का और अपने जो है गले का अधिक प्रयोग किया। मान लिया जिराफ पहले कहते थे ये गाय भैंसों की तरह हुआ करते थे, लैमार्क कहते थे कि जिराफ गाय भैंसों की तरह हुआ करते थे, और ये क्या करते थे, जंगल में रहते थे, तो जंगल में घास फूस चरा करते थे। हुआ ऐसा कि ये परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, और घास वगैरह सब सूख गई। घासें जब सूख गई तो जो जिराफ थे वो पत्तियां खाने लगे। जब पत्तियां पेड़ों की खाने लगे तो जंगल में क्या हुआ, पत्तियां लिपक लपक के जहाँ तक खाने लगे तो वहाँ की नीचे की पत्तियां भी समाप्त हो गईं। और फिर धीरे धीरे ये और ऊंचे तरीके से अपने जो है अगले पैर को उठा करके, अपने घुट मतलब गले को और ऊपर उठा करके क्या करने लगे, पत्तियों को खाने लगे। जिससे धीरे धीरे करके क्या हुआ, इनके जो है ज़्यादातर विकास करने से, इनके अगले पैरों के और गले के विकास से क्या हुआ, इनका विकास हुआ। ठीक, किसके, तो जिराफ का विकास हुआ, यानी इनकी गर्दन लंबी हो गई और अगला पैर ऊपर हो उठा। आज इसी जो है चीज़ पर आधारित है आपका क्या, जिम में जब आप जाते हैं तो आपको जैसे कि मान लिया आप डंबल वगैरह उठाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी मांसपेशियां हमेशा इधर उधर खींचती रहती हैं, तो जिससे क्या होता है, उनका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये बताया लैमार्कवाद ने कि अगली टांगों का प्रयोग और गर्दन का प्रयोग ज़्यादा किया, इसलिए जो है सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई, मतलब वो लंबे हो गए। आज जिराफ जैसे हम वर्तमान कंडीशन में देख रहे हैं आप, लंबा सा होता है नहीं, अगली उनका जो मुंह होता है बहुत लंबा होता है। ठीक, अगली टांग बहुत लंबी होती है। तो वैसे था। जबकि डार्विन महोदय जिसका वाद हम पढ़ रहे हैं, डार्विनवाद कहते थे जीव की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में कि जिराफ जो होते थे वो पहले जो है दो प्रकार के जिराफ हुआ करते थे। दो प्रकार के जिराफ हुआ करते थे, एक लंबी गर्दन वाले और एक जो है गाय भैंसों की तरह हुआ करते थे, छोटी गर्दन वाली। तो क्या हुआ, जो है परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, सारी चीज़ों का परिवर्तन हुआ। तो जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे उन्होंने प्रकृति के साथ जैसे परिवर्तन हुआ उसी हिसाब से अपने आप को ढालना प्रारंभ कर दिया। उन जिराफों ने जो लंबी गर्दन वाले थे उन्होंने अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढाल लिया, इसलिए वो अभी तक जिंदा बचे हैं। ठीक, जबकि जो गाय भैंसों की तरह जिराफ थे उन्होंने प्रकृति के अनुकूल नहीं ढल पाए, वो प्रकृति के अनुकूल नहीं ढल पाए, तो उनका क्या हो गया, विनाश हो गया। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि जो व्यक्ति मतलब जो प्राणी या फिर जो व्यक्ति प्रकृति के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल लेता है, उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। ठीक, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। और अनुकूलन में सफल व्यक्ति जीवित बचे रहते हैं। प्रकृति से अनुकूलन करने की इस प्रक्रिया में परिवर्तन होने से ही सामाजिक परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक, तो डार्विनवाद आपको समझ में आया। डार्विनवाद ये कहते हैं कि जैसे प्रकृति किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसी हिसाब से व्यक्ति को भी परिवर्तित होते रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो अगर परिवर्तन व्यक्ति नहीं करता है तो वो विनष्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से कहते हैं कि जो जैसे जैसे प्रकृति परिवर्तित होती है वैसे वैसे व्यक्ति भी परिवर्तित होता है। और जब व्यक्ति परिवर्तित होगा मित्रों, तो व्यक्ति से रिलेटेड क्या होता है, समाज यानी सोसाइटी होता है, तो समाज भी परिवर्तित होगा।
तो वही सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन भी होगा। तो जब प्रकृति का परिवर्तन होगा तो मनुष्य उसी हिसाब से अपने आप को ढालेगा। जब मनुष्य उसी हिसाब से अपने आप को ढालेगा तो समाज में परिवर्तन होगा। और जब समाज में परिवर्तन होगा, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होगा, नैतिक मूल्यों में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन होगा उस समाज में। ठीक, तो सामाजिक परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होगी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आरंभ में डार्विन ने किया था। डार्विन ने पौधों और पशुओं के अस्तित्व को स्पष्ट करने के लिए किया था। ठीक, जैसे जिराफ का हमने बताया, तो इसके लिए इन्होंने किया था डार्विन ने। बाद में स्पेंसर महोदय, और स्पेंसर का पूरा नाम है मित्रों हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर बाद में आए। इन्होंने सामाजिक प्राणियों यानी अर्थात मनुष्यों पर लागू करके एक समाज शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की। समान रूप से प्रवरण का अर्थ होता है चुनना, अर्थात क्या? वर्ण करना, किसी चीज को अपना लेना। जिस प्रकार हम अपनी पसंद के आधार पर कुछ वस्तुओं को चुन लेते हैं या अपना लेते हैं और दूसरों को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार प्रकृति में कुछ प्राणियों को, मतलब प्रकृति जो होती है वो कुछ प्राणियों को चुन लेती है, लेकिन व्यक्ति की पसंद के विपरीत प्रकृति उन प्राणियों को चुनती है जो अपने पर्यावरण से अनुकूलन करने में असफल रहते हैं। इस प्रकार जिसबर्ट यानी पी जिसबर्ट जिनको हम बोलते हैं, तो पी जिसबर्ट ने डार्विन के विचार को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रावरण यानी जो है अपनाना क्रिया, जो है प्रवरण जो होता है, सामान्य रूप से वह क्रिया अथवा प्रक्रिया होती है प्रवरण, जिसके द्वारा कुछ नियमों अथवा उद्देश्यों के अनुसार कुछ वस्तुओं को रख लिया जाता है अथवा उन्हें विकसित किया जाता है, जबकि अन्य वस्तुओं को पृथक कर दिया जाता है। प्रकृति का यह चुनाव मनमाना ना होकर कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होता है। यानी मनमानी ढंग से प्रकृति नहीं करती है। प्रकृति ऐसा नहीं है कि हर एक को, किसी को चाहिए तो किसी को जो है भगा दिया, कि मतलब इसको मारना है तो इसको विनष्ट कर देगी, इसको नहीं मारना है इसको बचा लेगी, ऐसा नहीं था। तो वो वही जिराफ वाला हमने बताया नहीं कि जब ये एक व्यक्ति जो जो छोटे कद वाले थे, उनको प्रकृति नहीं रखना चाहिए, वो अपने आप को नहीं ढाल पाए उसके अनुसार, तो खत्म हो गए। लंबे गर्दन वाले को रखना चाहिए, वो बचे रह गए। वही सारी चीज़ें पूरा का पूरा बता रहा था, वही मैं सार बता दिया आपका। आप उदाहरण दे सकते हैं अच्छे तरीके से। कोई ज़रूरी नहीं मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ये सारे के सारे आप उत्तर में लिखें, लेकिन मैं पूरा चैप्टर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो चैप्टर के हिसाब से सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़नी होगी, 2 बार पढ़नी होगी, 3 बार पढ़नी होगी। ठीक है, एक आध 2 बार वीडियो 3 बार आप देख लीजिएगा, तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ किस प्रकार से उत्तर लिखना। आप खुद हिसाब से अपने लिख सकते हैं। ठीक, कोई ज़रूरत नहीं जैसे ये इसमें लिखा वैसे लिखेंगे, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें बना सकते हैं, उसके हिसाब से लिख सकते हैं। आप नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक, तो प्रकृति का जो चुनाव होता है मनमाना नहीं होता है, वह निश्चित नियमों पर आधारित होता है। इस नियमों से अभियोजन यानी एडजस्टमेंट यानी एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, इसको एडजस्टमेंट हम लोग कहते हैं, न करने की स्थिति में ही प्राकृतिक पर्यावरण की क्रिया सक्रिय हो जाती है। तो अगर प्रक्रिया में अगर आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, अभियोजन नहीं कर पाते अपने आप को प्रकृति के अनुरूप, तो प्रकृति आपको चुन लेती है, आपको खत्म कर देती है। अब मित्रों प्रश्न यह उठता है कि कुछ प्राणी अपने पर्यावरण से अनुकूलन क्यों नहीं कर पाते, यानी पर्यावरण के अनुकूल क्यों नहीं ढल पाते। इस प्रश्न का उत्तर प्रावरण की प्रक्रिया तथा सामाजिक परिवर्तन से इसका संबंध स्पष्ट करके हम समझ सकते हैं। वास्तव में जैसे जैसे नई पीढ़ियां पैदा होती जाती हैं, प्रत्येक पीढ़ी की वंशानुगत विशेषताओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता जाता है, और कभी कभी भौगोलिक विशेषताओं तथा पितृ सूत्रों के संसर्गों में अधिक परिवर्तन होने के कारण प्राणी की जैविकीय विशेषताएं पुराने से बहुत अधिक बदल जाती हैं। जो वाहकणु यानी जीन्स जिसको हम बोलते हैं, एक पीढ़ी में प्रबल थे, हो सकता है वर्तमान पीढ़ी में वे सब गौण हो गए हों। किसी पीढ़ी में होने वाले इस एकाएक परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन की प्रक्रिया कहते हैं, प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन कहते हैं। ठीक, मान लिया जो जीन्स वगैरह से प्रभाव आते, मान लिया आपके पिताजी बड़े बलवान थे और उनका लड़का कैसा हो गया, एकदम से जो है कमजोर व्यक्ति पैदा हुआ, यानी कि कुपोषण का शिकार है उसमें। ठीक, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कैसा कहते हैं, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया, उत्परिवर्तन कहते हैं इसको हम, कि जैसा वंशानुगत यानी जैसे उनके पिताजी थे वैसे उसका लड़का नहीं हुआ, पिताजी बहुत पतले हैं, लड़का बहुत मोटा हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें, इस प्रकार के परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे देखते हैं
यह संभव है कि वाहक कणों मतलब जो वाह कणों होते हैं, मतलब वाह कण मतलब कि जो वाहक कण होते हैं, जीन्स जिसको बोलते हैं वाहक कण, ठीक, में होने वाले एकाएक परिवर्तन में प्राणी अपने भौतिक पर्यावरण से पहले से भी अधिक अनुकूलन करने के योग्य हो जाए। लेकिन प्रत्येक परिवर्तन प्राणी को इस योग्य नहीं बनाता। कभी कभी उस परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसे दुर्बल और दोषपूर्ण प्राणियों का जन्म होता है जो प्रकृति से अनुकूलन करने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। तो जब उत्परिवर्तन की प्रक्रिया होती है तो कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब कि ये कहने का आशा है, मान लिया आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी नहीं, मैं आपके पिताजी को नहीं कह रहा हूँ, किसी के मतलब किसी कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी हैं और वो मोटे हैं, उसका लड़का क्या है पतला होकर के मतलब पतला पैदा हुआ, मतलब एकदम से कमजोर व्यक्ति है। तो वो परिवर्तन तो हो गया, मान लिया प्रकृति हो सकता है यही परिवर्तन चाह रही हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है जो उत्परिवर्तन हुआ हो, यानी जो पिता मोटे हैं लड़का पतला है, ये उत्परिवर्तन हुआ हो ये प्रकृति के अनुरूप ही हो सकता है ये परिवर्तन जो हुआ हो ये प्रकृति के खिलाफ हो, वो उस बच्चे को खत्म भी कर सकती है। तो इस प्रकार से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है मोटे का पतला पैदा हुआ है तो वो परिवर्तन के हिसाब से पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक, तो वही चीज़ें अभी तक इसमें बताया गया जो मैं पढ़ के बताया, तो इसमें आपको समझाने का प्रयास, यानी एक एक उदाहरण आपको दे देता हूँ, इसलिए आपको मतलब क्योंकि आपको समझ में आ जाए सारी बातें। ठीक, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन प्राणी को इस योग्य नहीं बनाता। तो वही बताए, कभी कभी उत्परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, दुर्बल और दोषपूर्ण व्यक्तियों का जन्म भी हो जाता है जो प्रकृति के अनुकूलन करने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं, यानी प्रकृति को के रूप में अपने आप को ढाल नहीं पाते। यहीं पर प्राकृतिक प्रवण का सिद्धांत उन पर लागू हो जाता है और परिवर्ण की दो रूपों में अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। परिवर्ण की जो प्रक्रिया होती है दो रूपों में अपना कार्य करती है, और कहाँ से, जब वो व्यक्ति अपने आप को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाते हैं, जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति यानी जो कमजोर होते हैं, या फिर कमजोरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी व्यक्ति होंगे, वो भी कोई भी व्यक्ति हो जो अपने आप को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाएगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक, पहला होता है परवर्ण की प्रक्रियाओं में, पहला है कि निसरण और दूसरा है विलयन। जो व्यक्ति प्रकृति से अनुकूलन कर लेते हैं उनका अन्य प्राणियों से विलयन, ठीक, अबसोर्पन हो जाता है। क्या हो जाता है? अबसोर्पन हो जाता है, ठीक, विलयन हो जाता है। तो जो व्यक्ति प्रकृति से अनुकूलन कर लेते हैं उनका अन्य प्राणियों से क्या हो जाता है? विलयन हो जाता है। और अनुकूलन जो व्यक्ति नहीं कर पाता है, यानी पर्यावरण के प्रकृति के अनुरूप नहीं ढल पाता है, अब इस स्थिति में प्रकृति उनका निरसन कर देती है, यानी इलिमिनेशन कर देती है। क्या कर देती है? इलिमिनेशन कर देती है। अगर प्रकृति के अनुरूप आप ढल गए तो अन्य प्राणियों से आपका क्या कर देती है? अबसोर्पन कर देती है। क्या कर देती है? अबसोर्पन कर देती है। अगर आप जो है प्रकृति के अनुरूप नहीं ढल पाए तो आपका वो निरसन यानी इलिमिनेशन कर देती है। ठीक, आगे हम देखते हैं, प्राकृतिक प्रावरण का सिद्धांत केवल भौतिक पर्यावरण से अनुकूलन न कर सकने की स्थिति में लागू नहीं होता, बल्कि भौतिक साधनों के अंतर्गत अस्तित्व को बनाए रखने की क्षमता न होने पर भी यह नियम क्रियाशील हो जाता है। प्रत्येक प्राणी, विशेषकर छोटे जंतु जो हजारों की संख्या में अंडे देते हैं, तब तक अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे अस्तित्व के लिए होने वाले संघर्षों में विजयी ना हो जाएं। मतलब इतने पढ़ने का कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो 1000 अंडे देता हो, चाहे फिर 10,000 अंडे देता हो, कितने भी अंडे देता हो, लेकिन जब तक वो प्रकृति के अनुरूप नहीं ढल पाएगा तब तक वो जो है अपने आप को विजयी नहीं कर पाएगा, अपने आप को नहीं रख पाएगा। इस प्रकार प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत अस्तित्व के लिए संघर्ष में योगात्मक प्राणी के अतिजीवन, ठीक, अतिजीवन की धारणा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, जिसे निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। अब अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्रक्रिया 3 रूपों में देखी जाती है। आइए वो 3 रूप देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो आ है प्राणी का प्राकृतिक परिस्थितियों से संघर्ष, यानी जो प्राणी होता है, कोई भी प्राणी हो, उसका प्राकृतिक परिस्थितियों से किस प्रकार से संघर्ष होता है। अगर उस संघर्ष को झेल लेता है तो व्यक्ति जिंदा मतलब जीवित बचेगा। अगला है मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में होने वाला संघर्ष। अब मनुष्य और अन्य प्राणी है जैसे जीव जंतु भी हैं, उनके बीच में कैसा संघर्ष होता है उसको दूसरे चरण में होता है। तीसरा चरण ये होता है समान प्रकार के प्राणियों के बीच होने वाला पारस्परिक संघर्ष। ठीक, तो 3 प्रकार के संघर्ष आपने समझे, 3 प्रकार से जो है अस्तित्व के लिए संघर्ष होती है। ठीक, सर्वप्रथम जो प्राणी अपनी प्राकृतिक दशाओं में
अनुकूलन नहीं कर पाता है वह इस संघर्ष में हार ही जाता है। इसलिए प्रकृति उसका निरसन कर देती है। क्या कर देती है? निरसन यानी इलिमिनेशन कर देती है। अधिक ठंड, अधिक गर्मी अथवा शारीरिक शक्ति में कमी होने के कारण होने वाली मृत्यु इसी प्रकार के निरसन के उदाहरण है। जब कभी कभी देखा होगा कि ठंडी से व्यक्ति मर जाते हैं, गर्मी से व्यक्ति मर जाते हैं, अधिक पानी वर्षा व्यक्ति मर जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है? वो अपने आप को ठंड के अनुरूप नहीं ढाल पाते हैं, तो प्रकृति उनको क्या कर देती है? बुला लेती है, उनका निरसन कर देती है, इलिमिनेशन कर देती है उनका। ठीक, बहुत व्यक्ति गर्मी की वजह से मर जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है? निरसन हो जाता है। ठीक, ये उद्विकास का सिद्धांत कहता है। ठीक, ये जैविकीय सिद्धांत कहता है, ये डार्विन का सिद्धांत कहता है। ठीक, कि क्या होता है? जब प्रकृति के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाते तो वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक, ठंडी से मरना, गर्मी से मरना, बरसात से मरना, तो इस प्रकार का ये जो है, जो इस प्रकार का निरसन है वो क्या किससे संबंधित है? इन सिद्धांतों से संबंधित है। यानी ठंडी गर्मी इस प्रकार से व्यक्ति अगर मरता है तो उसका निरसन हुआ है किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। ठीक, क्योंकि वो परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को नहीं ढाल पाया। आप लोगों ने सोचा होगा कि जो भैंस वगैरह होती हैं, कुत्ते बिल्ली होते हैं, ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, इनको ठंडी नहीं लगती होगी, इनको भी ठंडी लगती है, लेकिन ये ठंडी जब आती है तो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेते हैं, ठंडी के अनुरूप। ठीक, इसी प्रकार से जैसे गाय भैंसें होती हैं या फिर जो ठंड में रहने वाले व्यक्ति हैं, अधिकतर उत्तरी ध्रुव के लोग, वो वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को निश्चित है कि ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पे परमानेंट रहता है उस व्यक्ति को तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो उस अनुरूप ढल चुका है। ठीक, कहीं पे आप जाते होंगे तो आपको ढलने में टाइम लगता है, तो अगर ढल गए तो ठीक है, नहीं ढल गए तो वहाँ से बोरिया बिस्तर बांधिए चल दीजिए। तो यही होता है कुल मिलाकर के। ठीक, यदि इस संघर्ष में मनुष्य विजयी होता है तब प्रकृति रोग की कीटाणुओं का निरसन कर देती है। तो जो रोग के कीटाणु होते हैं उनका निरसन कर देती है। मान लिया आप विजयी हो गए, ठंडी से बच गए, परिस्थिति के अनुकूल ढल गए तो आप बच गए, प्रकृति सारी चीजों को खत्म कर देती है। समान प्रकार के जीवित प्राणियों के बीच होता है तीसरी श्रेणी का जो संघर्ष होता है मित्रों। एक मिनट। तो जो ठंडी और गर्मी से कमी से होने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं मित्रों? तो वो किस प्रकार के हैं? वो पहले वाले के हैं। ठीक, प्राणी का प्राकृतिक परिस्थितियों से संघर्ष, ये पहला। दूसरा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में कैसा संघर्ष होता है। कुछ संघर्ष मनुष्य और अन्य प्राणियों के बीच होते हैं, जैसे एक रोगी और रोग के कीटाणुओं के बीच होने वाला संघर्ष, जैसे कोरोना। तो कोरोना क्या है? एक जीव है, मतलब एक बैक्टीरिया है। ठीक, जबकि रोगी क्या है? एक मनुष्य है। तो दोनों अगर जो है व्यक्ति के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबल है तो कीटाणुओं को मार देगी। यानी अगर वो उसी अनुरूप ढल गया, कोरोना के अनुरूप ही ढल गया वो व्यक्ति, तो क्या होगा? कोरोना के जो कीटाणु होंगे वो खत्म हो जाएंगे। यही प्रकृति का सिद्धांत कहता है, यही प्रकृतिवाद कहता है। ठीक, यही डार्विन का सिद्धांत कहता है। ठीक, तो ये संघर्ष होता है। यदि इस संघर्ष में मनुष्य विजयी होता है तब प्रकृति क्या करती है? रोग के जो कीटाणु होते हैं यानी कोरोना है उसको खत्म कर देगी। ठीक, और कीटाणुओं की विजय होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अगर कीटाणुओं ने विजय प्राप्त कर ली, कीटाणुओं ने अपने जो है आपकी बॉडी में, आपके बॉडी के अनुरूप रहना सीख लिया, तो वो कीटाणु आपके बॉडी पर प्रभुत्व जमा लेते हैं और प्रकृति आपको बुला लेती है। ठीक, यानी आपको मार देती है। अगर आप प्रकृति के अनुरूप ढले तो कीटाणुओं को प्रकृति मारेगी। अगर कीटाणु आपके मतलब शरीर के हिसाब से ढल गई, प्रकृति के हिसाब से ढल गई, तो प्रकृति क्या करेगी? आपको मार देगी। ठीक, तीसरी श्रेणी का जो संघर्ष है वो समान प्रकार के जीवित प्राणियों के बीच होता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक मनुष्य जीवन के विभिन्न साधनों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? विभिन्न साधनों को प्राप्त करने का क्या करता है? प्रयत्न करता है, जिससे प्रयत्न करता है और इस संघर्ष में वे विजयी होते हैं जो जीवित रहने के लिए सबसे अधिक योग्य हैं। यह संघर्ष पशुओं और पक्षियों में भी इसी प्रकार देखा जा सकता है। इससे मतलब हर एक क्षेत्र में संघर्ष ही होता है। ठीक, तो बिना संघर्ष के कुछ नहीं। स्ट्रगल ऑफ जो है, स्ट्रगल इन लाइफ यानी स्ट्रगल ऑफ लाइफ, लाइफ का ही दूसरा नाम क्या है? संघर्ष है। संघर्ष ही जीवन है। ठीक, तो स्ट्रगल इज लाइफ। पशु पक्षियों में भी हम क्या देख सकते हैं? संघर्ष की प्रक्रिया देख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्रक्रिया में हारने वाले प्राणी का प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धांत के अनुसार निरसन हो जाता है, जबकि इसमें विजयी होने वाले प्राणी को प्रकृति जीवित रहने के लिए छोड़ देती है।
जैसे आपने देखा होगा, मान लिया कहीं पे दो पहलवान लड़ रहे हों, तो क्या करते हैं, एक दूसरे पर लोग संघर्ष करते हैं एक दूसरे के बीच में। जब संघर्ष करते हैं तो जो जीत जाता है उनको लोग इनाम देते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है उसको प्रकृति जीवित रखती है, और जो नहीं ढाल पाता वो तो स्वतः ही खत्म हो जाता है, प्रकृति उसको खत्म कर देती है। ठीक, यह ध्यान सदैव रखना चाहिए मित्रों, यह ध्यान सदैव रखना चाहिए। कैसा ध्यान? कि प्राकृतिक पर्यावरण की प्रक्रिया केवल मृत्यु दर द्वारा ही प्राणियों को प्रभावित करती है। इनका जन्म दर पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जन्म के बाद ही प्राणी के सामने अनुकूलन का प्रश्न उठता है। जब तक व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है तो उसको कैसा ढलना वो उसमें मैटर नहीं करता। जब व्यक्ति पैदा हो जाता है उसके बाद में अगर वो अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढालता है तो वो जिंदा बचेगा, अगर नहीं ढालता है तो उसको मृत्यु को प्राप्त होना है। ठीक, तो वही बता रहा है कि इसका जन्म दर पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जन्म के बाद ही प्राणी के सामने अनुकूलन का प्रश्न उठता है, इससे पहले नहीं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की प्रक्रिया मृत्यु दर के द्वारा उन प्राणियों का निरसन कर देती है जो अस्तित्व के लिए संघर्षों में अयोग्य हो जाते हैं, जबकि जीवित रहने के लिए योग्यतम प्राणी की प्रक्रिया के आधार पर ही उद्विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन प्रस्तुत किया गया है। ठीक, अस्तित्व के लिए संघर्ष में अयोग्य सिद्ध होते हैं। जीवित रहने के लिए योग्यतम प्राणी की प्रक्रिया के आधार पर, जीवित रहने के लिए योग्यतम प्राणी की प्रक्रिया के आधार पर ही उद्विकास का सिद्धांत दिया गया। किसके के द्वारा? तो किसके द्वारा दिया गया मित्रों? ये डार्विन के द्वारा भी दिया गया है और हर्बर्ट स्पेंसर के भी द्वारा दिया गया है उद्विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछाता है फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा। ठीक, डार्विन के अनुसार समाज अथवा प्राणियों के बीच में होने वाला परिवर्तन उद्विकास के रूप में होता है। इसका अस्तित्व, इसके अस्तित्व के लिए होने वाले संघर्ष से प्रत्यक्ष संबंध है। उन्होंने उद्विकास की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। किसने? डार्विन महोदय ने। क्या कहा? पहला इन्होंने बताया है मित्रों कि उद्विकास अनेक स्तरों के द्वारा होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है। क्या होता है? एक क्रम में परिवर्तन होता है। उद्विकास अनेक स्तर में, 3-4 स्तर में, मतलब अनेक स्तरों में होता है, धीरे धीरे करके होता है, अनेक स्तरों में होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है, एक सीधी रेखा में परिवर्तन। ठीक, दूसरा है इन्होंने बताया डार्विन महोदय ने कि यह परिवर्तन प्राणी की कुछ आंतरिक विशेषताओं के कारण स्वयं होता रहता है, अर्थात कि वह जीव रचना के अंदर विद्यमान कुछ आंतरिक शक्तियों का परिणाम होता है, किसी बाह्य कारक का परिणाम नहीं होता। तो व्यक्ति के अंदर आंतरिक कारण से ही वो परिवर्तन होता है। ठीक, उसमें बाह्य कारक भूमिका नहीं निभाते, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। तीसरा इन्होंने बताया डार्विन महोदय ने कि यह सरलता से जटिलता की ओर होने वाला परिवर्तन है। तो सरलता से यानी कोई समाज सरल है तो वो जटिलता की ओर परिवर्तन होगा। ठीक है, कठिन की ओर। ठीक, तो सरलता से कठिनता की ओर होने वाला परिवर्तन है। तो आपने समझा कि जो उद्विकास का सिद्धांत है वो किस प्रकार से विकास होता है। इसका उद्विकास अनेक स्तरों में के द्वारा होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है पहला। दूसरा, यह परिवर्तन प्राणी की कुछ आंतरिक विशेषताओं के कारण स्वयं ही होता है। और तीसरा है कि यह सरलता से जटिलता की ओर होने वाला परिवर्तन है। ठीक, तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि जो जैविकीय कारक है सामाजिक परिवर्तन को लेकर के, वो किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने डार्विन का भी सिद्धांत समझा, लैमार्कवाद भी आपको हमने बता दिया, साथ ही साथ उद्विकास का सिद्धांत भी समझा, प्रवरण क्या होता है वो समझा, निरसन क्या होता है वो समझा, विलयन क्या होता है वो भी समझा आपने, यानी अवसोर्पण क्या होता है और इलिमिनेशन क्या होता है। फिर से एक बार बता दें आपको कि जब व्यक्ति क्या होता है, प्रकृति के अनुरूप ढल लेता है तो प्रकृति क्या होता है, उसका विलयन कर लेती है, यानी प्राणियों से विलयन हो जाता है उसका, मतलब वो जिंदा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर प्रकृति के अनुरूप व्यक्ति नहीं ढल पाता है तो इस स्थिति में प्रकृति उसका निरसन कर देती है, यानी इलिमिनेशन कर देती है, यानी खत्म कर देती है। ठीक, तो आपने समझ लिया इसको विस्तार पूर्वक। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार से अन्य वीडियो में। उस अगला वीडियो होगा आपका कि सामाजिक परिवर्तन किस का जो है, ये आपने पहला कारण समझा सामाजिक परिवर्तन का, कौन सा? जो है जैविकीय कारक। सामाजिक परिवर्तन का जैविकीय कारक आपने समझा। अगला जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4, उसके अंतर्गत आप समझेंगे सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्यात्मक कारक में आप समझेंगे जनसंख्या के आकार का प्रभाव कैसे पड़ता है, साथ ही साथ आप समझेंगे जनसंख्या की बनावट एवं सामाजिक परिवर्तन उससे संबंधित कैसे होता है। उसके बाद में जो है
जनसंख्या व आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक संगठन एवं जनसंख्या के आधार पर कैसे परिवर्तन होता है समाज में, साथ ही राजनीति और जनसंख्या से कैसे परिवर्तन होता है समाज में, युद्ध एवं जनसंख्या, क्रांति एवं जनसंख्या, जनसंख्या और वैचारिक परिवर्तन, सामाजिक प्रगति और जनसंख्या से किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से अगला वीडियो ये होगा आपका, ठीक है। मतलब जब मैं ये वीडियो बना मतलब पढ़ेगी BA सेकंड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र समाजशास्त्र की, तो उसकी भी यही वीडियो आएगी, ठीक है, लेसन 4 की। ये लेसन 3 था, आपने अच्छे तरीके से समझा, आपने साथ दिया हमारा, लास्ट तक वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुप्स वगैरह में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।